Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव और आपको अपने चैनल लर्निंग मैथ इस सो इजी अनमोल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए 6 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था मेरिट कम मीन्स वाला NMMSS का, उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। सेकंड पार्ट का शैक्षणिक योग्यता वाला, जिसे स्कॉलिस्ट एबिलिटी बोलते हैं अपन लोग। तो मैं यहाँ 15 क्वेश्चन लेकर 90 क्वेश्चन उसमें आए थे, जिनमें से 15 क्वेश्चन लेकर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले प्रथम 15 क्वेश्चन की वीडियो अपन लोग तैयार करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, मेरे हिसाब से इस पेपर का सॉल्यूशन ये होना चाहिए, इसका हल ये होना चाहिए। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं अपन लोग। इसमें 90 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से पहले जो 15 हैं, 1 से 15 तक के क्वेश्चन ये अपन लोग इसमें पहली वीडियो में यहाँ सॉल्व करेंगे। और ये शैक्षणिक योग्यता के क्वेश्चन है, जिसे अपन लोग सेट बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो आया है वो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति कहते हैं। आपको पता है कि घर में जब लाइट तेज़ आती है या डबल फेस हो जाता है तो घर का जो फ्यूज होता है वो उड़ जाता है, लेकिन आजकल एमसील यूज़ होने लगी हैं, है ना। तो पहले फ्यूज़ यहाँ पे चलता था और एक इसे अपन लोग फ्यूज़ तार कहते थे, पता है आपको, क्योंकि जब तेज़ लाइट आती थी तो फ्यूज़ उड़ जाता था, यानी कि वो तार वहाँ से टूट जाता था, जिससे लाइट पूरे घर का जो लाइट था वो सुरक्षित रह जाता था, वायर सुरक्षित रह जाता था। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति कौन सी है। तो सिंपल सी बात है कि विद्युत फ्यूज़ है ना, जिससे तेज़ लाइट आने पर या ज़्यादा मात्रा में लाइट आने पर या 5 एम्पियर से ज़्यादा लाइट आने पर वो फ्यूज़ उड़ जाता है, जिससे पूरे घर का जो लाइट का जो सर्किट रहता है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे वाले प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ है बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। तो बिना किसी माध्यम के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तापमापी ये भी एक माध्यम है, चालन है ये भी एक माध्यम द्वारा होता है, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो विकिरण है वो अपन जानते हैं कि वो सूर्य से जब पृथ्वी पर आती हैं तो रास्ते में निर्वात भी रहता है, माध्यम भी रहता है, सब जगह से वो निकलती हुई आती है। इसका मतलब ये है कि बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के प्रक्रम को अपन लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो बिना किसी माध्यम में विकिरण जा आ सकता है। बात अब यहाँ पे तीसरी आती है, जिसका नाम, तीसरा प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अमरवेल अपन लोगों ने देखी है, बागड़ में लगी रहती है, जो बागड़ रहती है खेतों के आसपास पर लगी रहती है। गुड़हल फूल, लाल फूल लगते हैं उसमें, ये भी इस तरह का पौधा नहीं है। और अपन जानते हैं गुलाब में भी इस तरह की घटनी नहीं है कि वो कीटों को पकड़ पकड़ के खाए। लेकिन ये अपन देख सकते हैं कि जो घटपर्णी एक पिचर पादप होता है जो कीटों को खाता है, ये जो तीसरे नंबर का जो सी नंबर का है वो सही है। यानी इसका आंसर ये कीटों को पकड़कर खाने, आहार बनाने वाला या खाने वाला पादप का नाम घटपर्णी होता है। यानी तीसरे प्रश्न का सी नंबर का आंसर सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, ये पिछले 2021-22 में जो मेरिट कम मीन्स का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और अब इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो निश्चित बात है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त की कोशिकाओं में पाया जाता है या लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ चौथे वाले प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा, लाल रक्त कणिकाएँ। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विषाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो गुलाब तो है नहीं, और आलू भी नहीं है, क्योंकि ये गुलाब अपन लोग यूज़ करते हैं, आलू और अदरक अपन लोग खाते हैं, तो इसमें विषाणु हो नहीं सकते। डबल रोटी का फफूंद, तो आपने देखा होगा डबल रोटी जब बहुत दिन तक रखी रहती है तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद ऊपर फफूंद आ जाती है, तो उसमें बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका जो पाँचवें प्रश्न का उत्तर है वो बी नंबर का सही है, डबल रोटी का फफूंद। ओके, नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। और छठवें क्वेश्चन पे आने पर देखते हैं अपन लोग की छठवां क्वेश्चन, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त अपन लोग नहीं कर सकते वो आभासी होता है, और जिसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो वास्तविक होता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया सके उसे
आवासीय प्रतिबिंब कहते हैं। तो छठवें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, आवासीय प्रतिबिंब। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चलिए और देखते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे आता है। 7वें प्रश्न में अपन लोग देखते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है। अब यहाँ पार्क भी आता है, चिड़ियाघर भी आता है, शहर भी आता है, लेकिन अपन जानते हैं कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, संरक्षित रहते हैं मतलब वो सुरक्षित रहते हैं और प्राकृतिक आवास में रहते हैं, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को एक संरक्षित कर दिया जाता है जिसमें। और आजकल आपको पता है कि तेंदुए मंगाए गए हैं और वो तेंदुए किसी अभ्यारण्य में, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में 8 तेंदुए उसमें से रखे गए हैं। आपको पता होगा, अभी पेपर में आया था कि मोदी जी ने 8 तेंदुए जो है यहाँ अभ्यारण्य में भारत मंगाए हैं। और तो किस में रखे गए हैं, वो अभ्यारण्य में रखे गए हैं। मतलब एक बहुत बड़ा जंगल होता है, एक क्षेत्र होता है जिसमें जीव जंतुओं को बहुत मतलब सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। अगर वो बीमार होते हैं तो चिकित्सा भी की जाती है और सुरक्षा भी की जाती है उनकी। तो ये 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो इसका आंसर ए नंबर का होगा, अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वां प्रश्न। तो 8वें प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि हम ये कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से तेज़ गति से चल रही है। तो ये सिंपल सी बात है, जब दो वस्तुएं साथ में दौड़ेंगी तो जो तेज़ दौड़ेगा उसकी गति अपन कैसे पता पड़ेंगे, चाल देखकर। इसकी चाल ज़्यादा होगी वो तेज़ दौड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 8वें प्रश्न में लिखा है कि हम ऐसे कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील है। तो ये पहले वाला प्रश्न इसका इस 8वें प्रश्न का पहला वाला जो आंसर है वो सही होगा, ए नंबर का, कि दोनों वस्तुओं की चाल देखकर। वो चाल देख के अपन समझ जाएंगे कि किसकी चाल ज़्यादा है और वही तेज चलेगा, जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो तेज चलेगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं अपन लोग। और 9वां प्रश्न यहाँ पर आया है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो जब अपन लोग जानते हैं कि जब एक पृष्ठ पर दूसरा पृष्ठ खिसकता है, जैसे कि रोड पे अपन जानते हैं कि रोड पे जो टायर है वो भी चलता है और एक टायर जो वो भी एक तरह घिसता है, उसमें भी घर्षण बल उसमें लगता है। तो अपन देखते हैं दो पृष्ठ जब एक दूसरे पर खिसकते हैं तो उनके बीच में जो उसको ना खिसकने के लिए जो बल लगता है, मतलब उसको खिसकने का विरोध करता है, उस बल को अपन लोग यहाँ घर्षण बल और कहते हैं। इसी घर्षण बल के कारण उनके कलपुर्जे भी घिस जाते हैं। तो यहाँ पर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे अपन लोग घर्षण बल कहते हैं। 9वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, घर्षण बल। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में लिखा हुआ है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो अपन जानते हैं कि 1 सेकंड में जो जितनी बार मटकता है या दोलन करता है या फिर कंपन करता है, जो भी बात यहाँ पे आती है, मतलब 1 सेकंड में होती है वो बात, तो उसे अपन लोग आवृत्ति कहते हैं। कितने बार वो काउंट हुई है 1 सेकंड में, ठीक है, कोई चीज़ कितने बार हिली है या कितने बार उसमें कंपन हुआ है, तो उसे अपन लोग यहाँ आवृत्ति कहते हैं। तो कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कितने कंपन है उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं और 11वें प्रश्न का उत्तर अपन लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो इनमें से चारों में से कौन सी बात सही होती है। जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो जो छड़ होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को जो कपड़ा होता है रेशम का उसको दे देती है, और इलेक्ट्रॉन जब उसको देती है तो वो जो छड़ होती है वो धनकी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो कपड़ा होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। यानी कि 11वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही है, धन आवेशित छड़ हो जाती है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, रेशम का कपड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक 12वां क्वेश्चन आया है, ये इसमें लिखा है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक बात की गई है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, तो कब बराबर होता है यहाँ पे बात आती है। तो यहाँ आती है सदैव बराबर होता है या कभी कभी बराबर होता है या कभी नहीं होता है या विशेष दशाओं में। तो यहाँ पे निश्चित बात ये है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बराबर होने के लिए एक विशेष बात होनी चाहिए कि जिस सतह पर प्रकाश गिर रहा है, जिस सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है वो समतल होनी चाहिए। जब समतल होगी तभी ये बात सच होती है, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात रहेगी नीचे वाली, यानी 12वें प्रश्न का डी नंबर का उत्तर सही होगा, विशेष दशाओं में। हमेशा ये बराबर नहीं होते, ये तभी बराबर होते हैं तब वो सतह चिकनी होती है जिस पर ये आपतन प्रकाश का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 12वें प्रश्न का डी नंबर का उत्तर सही होगा, विशेष दशाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 13वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। अब यहाँ पे बात याद है कि जब भी प्रतिकर्षण की बात चलती है तो उनमें समान आवेश वाली स्थितियाँ होती हैं और
जब आकर्षण होता है तो विपरीत आवेश वाली स्थितियाँ वहाँ पे उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, और प्रतिकर्षित करेगा तो निश्चित है कि दोनों में समान आवेश उत्पन्न होगा, इसीलिए वो प्रतिकर्षित होंगे। यहाँ पे रीजन चारों में से अपन को देखना है। तो यहाँ पे दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश के कारण, विजातीय आवेश के कारण, दोनों गुब्बारों पर आवेश ना होना, स्थिर आवेश के कारण, तो ये पहला वाला सही है कि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश उत्पन्न होने, सजातीय आवेश आने के कारण वो प्रतिकर्षित होते हैं। अगर वो आकर्षित होते तो यहाँ पे लिखते विजातीय आवेश हो जाते हैं यहाँ पर जगह। ठीक है दोस्तों, 13 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संचारण होता है? शुद्ध वायु से, साधारण वर्षा से, जल से, अम्ल वर्षा से। तो यहाँ पे क्या होता है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है, CO2 और H2 जो होता है उसको मिलाकर ये पानी गिरता है, तो अम्ल बन जाते हैं वो। ऐसी कंडीशन में जो संगमरमर होता है उसका संचारण होता है वो खराब होती है। तो ये 14 प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा। अम्ल वृष्टि भी कहते हैं इसको और अम्ल वर्षा भी कहते हैं। डी नंबर का उत्तर सही होगा 14 प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं 15वां क्वेश्चन। इस वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन ये है, कुछ अवांछित और प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? अपन लोग जानते हैं कि उन पौधों को अपन लोग लगाते नहीं हैं। जब फसल अपन लोग बोते हैं तो उनके साथ साथ कुछ और पदार्थ, उस पौधे भी कचरा उग जाता है, जैसे अपन कचरा कहते हैं, तो कचरा उग जाता है तो उस कचरे को अपन लोग कहते हैं खरपतवार। तो 15 प्रश्न का उत्तर ये सी नंबर का सही होगा, खरपतवार। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने ये जो शैक्षणिक योग्यता वाला जो पेपर आया था 6 नवंबर को, तो उसमें जो सेट पेपर था उसमें जो पहले 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, और अगले 15 क्वेश्चन, ऐसे ही मैं 15 क्वेश्चन की अगली वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 15 क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन उनके सही होंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।